मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक एक्सपीरियंस है। एक सिचुएशन लेके चलते हैं जिससे कि चीजें आसान रहेंगी और मुझे भी समझाना आसान हो जाएगा और आप भी कम समय में समझ पाएंगे। सिचुएशन ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं। उनकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ सैलरीज हैं। उनका अपना अपना वर्किंग एक्सपीरियंस है। उन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है। तो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले 5 एम्प्लॉय का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो किसी भी एम्प्लॉय का वर्क एक्सपीरियंस मुझे गिवन है। उसने अब तक कितने प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है ये गिवन है। और उसकी सैलरी क्या है ये गिवन है। तो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉय का वर्क एक्सपीरियंस 5 साल है और मान लो उसने अब तक 7 प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, उसकी सैलरी 40,000 है। अब किसी बंदे ने 3.5 साल काम किया हुआ है और उसने 6 प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, उसकी सैलरी 35,000 है। किसी का एक्सपीरियंस 10 साल है, उसने 10 प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, उसकी सैलरी 40,000 है। किसी बंदे ने 1 साल पहले ज्वाइन किया होगा और उसने अब तक 3 प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, उसकी सैलरी 20,000 है। किसी का एक्सपीरियंस अगर 2 साल है और उसने 4 प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, उसकी सैलरी 22,000। क्या करना चाहते हो? हमने कहा ये बताओ, उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक ऐसा बंदा हो जिसका वर्क एक्सपीरियंस 7 साल का हो और उसने 10 प्रोजेक्ट पे काम किया हो, तो उसकी सैलरी क्या होगी? ये बताना है। गणित कोई गणित नहीं है, ये है। अब इसके अंदर से आपको पैटर्न निकालना है पहले कि कैसे। अब देखो इसमें कैसे सैलरी वर्क एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट पे डिपेंड कर रही है, सोचो, लगाओ दिमाग। हम लगाएंगे, हमारी जगह कौन लगाएगा? एल्गोरिथम लगाएंगे। ठीक है, तो ह्यूमन इज इक्वल टू एल्गोरिथम। जैसे इंसान रीजनिंग लगाएगा, एल्गोरिथम रीजनिंग लगाएंगे और सोचेंगे कि सैलरी कैसे हमारा वेरी कर रही है या कैसे डिपेंड कर रही है इन फैक्टर्स पर। अब आप कैसे पता करोगे कि भाई इसका एक्सपीरियंस ये है, प्रोजेक्ट्स ये हैं, किसकी सैलरी क्या होगी? अच्छा, क्या लगता है? अपना गैस लगाओ, क्या लगता है क्या आएगी सैलरी इसकी? अब मुझे इसका प्रोग्राम बनाना है तो ट्रेडिशनल टेक्निक तो यूज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये वो गणित नहीं है कि सैलरी इक्वल टू HRA प्लस TDA प्लस ये प्लस वो नहीं है ये, है ना? तो इसका समाधान मशीन लर्निंग से ही आ सकता है, कोई तरीका नहीं है दूसरा। ठीक है, तो अब कैसे आएगा वो हम देखेंगे बाद में। फिलहाल मैं इसको समझाता हूं। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? ये मेरा एक्सपीरियंस कहलाएगा। ये हमारा एक्सपीरियंस। ठीक है, तो पहला टर्म हो गया एक्सपीरियंस। वो क्या है? वो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद अब दूसरा टर्म आता है जिसका नाम होता है फीचर्स। फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स हमारे एक्सपीरियंस में हमेशा ध्यान रखेंगे, मशीन लर्निंग का जो एक्सपीरियंस होगा वो एक स्ट्रक्चर डेटा होगा। अगर वो स्ट्रक्चर डेटा नहीं है तो स्ट्रक्चर डेटा में आपको उसे कन्वर्ट करना होगा। स्ट्रक्चर डेटा का आसान भाषा में मतलब होता है रो कॉलम की फॉर्म में। डेटा मशीन लर्निंग में जो आएगा, जिसको हम एक्सपीरियंस कहते हैं, मेक श्योर कि वो रो कॉलम का डेटा होना चाहिए। अगर वो रो कॉलम का डेटा नहीं है तो उसको पहले रो कॉलम में कन्वर्ट करो, तभी वो एल्गोरिथम में पास किया जा सकता है। तो जो हमारी एल्गोरिथम्स हैं वो एक्सपीरियंस को रो कॉलम की फॉर्म में रिसीव करेंगे, है ना? तो अब फीचर्स का मतलब है आपके एक्सपीरियंस में जो कॉलम्स हैं
3 कॉलम्स, अभी 1 2 3, इन 3 कॉलम्स में जो इनपुट कॉलम्स हैं उनको क्या बोलेंगे? फीचर्स। तो आप अपना रीजनिंग लगाकर, थोड़ा सा सेंस लगाकर बताइए कि इनपुट कॉलम्स इस डेटा में कौन कौन से हैं। हमें क्या निकालना है? सैलरी। तो जो निकालना है वो आउटपुट कॉलम है, जिसको निकालना है वो आउटपुट कॉलम है। और वो किसके बेस पर निकालना है? वर्क एक्सपीरियंस के बेस पर निकालना है और प्रोजेक्ट के बेस पर। तो उस एग्जाम्पल में क्या मानो, ये जेड है, ये एक्स है, ये वाई है। जो निकालना है वो ये है। किसके बेस पर निकालना है? इनकी वैल्यूज के बेस पर निकालना है। तो इनपुट कॉलम्स यहाँ पर कौन कौन से हो गए मेरे? वर्क एक्स और दूसरा प्रोजेक्ट। कितने प्रोजेक्ट पर आपने काम किया हुआ है ये आपके हो गए। ठीक है। तो जो हमारे फीचर्स हैं वो इनपुट कॉलम के नेम्स होते हैं। फीचर्स मतलब नेम्स ऑफ इनपुट कॉलम। मैं लिख देता हूं, है ना, ऐसे तो चला जाएगा। फीचर नेम्स ऑफ इनपुट वेरिएबल या column। तो इनपुट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? वर्क एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट। तो चाहे वेरिएबल शब्द बोलो चाहे कॉलम शब्द बोलो, एक ही बात है, कोई खास फर्क नहीं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस एक्सपीरियंस में कौन कौन है? वेरिएबल शब्द का मतलब कॉलम मानना है ना, मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट में। तो मैंने आपसे बोला, क्वेश्चन दोबारा समझ लीजिए, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? तो सैलरी किस पे डिपेंड कर रही है? इन दोनों की वैल्यू पर। बट ये किस पे डिपेंड कर रहा है? किसी पर नहीं, ये इंडिपेंडेंट है। ये अपने आप में अलग है, एकदम इंडिपेंडेंट है। बट ये दोनों हमारा बताते हैं कि ये क्या होगा। तो सैलरी क्या हो गया मेरा? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो फीचर्स हैं, नेम्स ऑफ इनपुट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलेंगे? फीचर्स। आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म आता है टारगेट। टारगेट का मतलब है नेम ऑफ डिपेंडेंट कॉलम। नेम ऑफ डिपेंडेंट कॉलम। ठीक है। डिपेंडेंट कॉलम को मैं क्या कह सकता हूं? आउटपुट वेरिएबल भी कह सकता हूं। अभी एक छोटा सा मैं आपको हिंट देता हूं। 99% मशीन लर्निंग के एक्सपीरियंस में एक ही टारगेट होता है और मल्टीपल हमारे फीचर्स होते हैं। तो जिस बात का प्रेडिक्शन निकालना है ना, वो प्रेडिक्शन कोई एक ही होगा। ठीक है। यानी कि टारगेट आपका एक ही होगा। और वो टारगेट किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? वो कई सारे हो सकते हैं। वो कई सारे हो सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो फीचर्स क्या हैं समझ में आ गया, टारगेट क्या है ये समझ में आ गया। अब आता है रेस्पॉन्स वेक्टर। ये क्या है भी? रेस्पॉन्स वेक्टर। अच्छा, रेस्पॉन्स के साथ कौन सा टर्म आएगा? जैसे डिपेंडेंट के साथ कौन सा टर्म आता है? इंडिपेंडेंट। ठीक है। इनपुट के साथ क्या आएगा? आउटपुट, है ना। इसी तरह से रेस्पॉन्स के साथ क्या टर्म आएगा?
इसी सेंस का है। अच्छा ठीक है, इररिस्पॉन्स कह सकते हो। बट अगर मैं वेबसाइट की टर्म में बात करूं तो वेबसाइट में क्या क्या होता है, पहले क्या जाता है और फिर क्या मिलता है? रिक्वेस्ट जाती है और रेस्पॉन्स मिलता है। तो रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स टर्म होता है। ठीक है, तो यहां पर जो रेस्पॉन्स है वो मिलता है। अच्छा ये बताओ इसमें मिलेगा क्या, इन तीनों में क्या मिलना है? सैलरी। तो सैलरी हमारा रेस्पॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेक्टर, वेक्टर किसे कहते हैं? वेक्टर का मतलब होता है एरे या लिस्ट या टपल ऑफ वैल्यूज प्रेजेंट इन रेस्पॉन्स। मतलब इन वैल्यूज का एरे क्या कहलाएगा? हमारा रेस्पॉन्स वेक्टर कहलाएगा। अगर मैं एक एरे बना दूं, उसमें लिख दूं 40,000, 35,000, 40,000, 20,000, 22,000, तो इस एरे को मैं क्या बोलूंगा? इस एरे को बोलूंगा रेस्पॉन्स वेक्टर है। तो ये एरे हो सकता है, पाइथन की लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, या कोई भी ऐसा टॉपिक जो हमारा एरे लाइक है ना, जो एरे की तरह होता है, वो हमारा रेस्पॉन्स वेक्टर कहलाएगा। एरे लाइक ऑफ टारगेट वैल्यू। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ऐसे करके, ताकि समझना आसान हो जाएगा। सैंपल, इंस्टेंस, ऑब्जर्वेशन। इसे क्या कहेंगे? ये क्या है भाई? एक्सपीरियंस में सैंपल है, एक्सपीरियंस में इंस्टेंस, एक्सपीरियंस में ऑब्जर्वेशन। हर रो एक सैंपल कहलाती है। हर रो एक सैंपल, तो ये एक सैंपल है, या एक इंस्टेंस है, या एक ऑब्जर्वेशन है। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन है, या दूसरा सैंपल है, या दूसरा इंस्टेंस है। ये तीसरी सैंपल, रो या ऑब्जर्वेशन है। ईच रो इन एक्सपीरियंस। हर रो जो आपके एक्सपीरियंस में है वो क्या कहलाती है? एक सैंपल या इंस्टेंस या ऑब्जर्वेशन कहलाती है। प्रोग्राम में कैसे दिखाओगे? अगर मैं आपसे कहूं एक सैंपल मुझे दे दो, एक सैंपल मुझे दे दो, तो एरे में रख कर दोगे। कैसे? ऐसे 5, 7, 40, 5, 7, 40, ये एक सैंपल हो गया। तो इसी तरह से दूसरा सैंपल बनेगा, फिर तीसरा बनेगा, फिर चौथा बनेगा। हर सैंपल एक एरे या टपल या लिस्ट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, फीचर वेक्टर क्या होता है? फीचर वेक्टर किसी भी सैंपल में, देखो मैंने बोला किसी भी सैंपल, तो दिमाग के अंदर पिक्चर बनी? कोई नहीं बनी। अच्छा मैंने बोला सचिन तेंदुलकर, दिमाग में आ गया? वो आ गया होगा। अमिताभ बच्चन आ गया दिमाग के अंदर। सैंपल नहीं आया अभी, है ना। जब तक ये नहीं आएगा ना तब तक समझ में भी नहीं आएगा। कोई भी चीज तभी समझ में आती है जिसकी पिक्चर दिमाग बना लेता है। अगर मेरा दिमाग पिक्चर नहीं बना पा रहा है शब्दों की, तो समझ लो टाइम पास हो रहा है बस। सोचो हमने अब तक कितना टाइम पास करा होगा लाइफ में अपने। टाइम पास ही करा, करा क्या है?
है ना, क्योंकि हर शब्द की पिक्चर तो हमने कभी सोचे नहीं बनती है, और जिसकी बनती है वही समझ में आता है। अमिताभ बच्चन की बन के समझ में आता है ना। तो अब मैंने बोला ईट सैंपल, सैंपल का मतलब ये वाली बात। तो अभी टाइम लगेगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा बार बोलोगे, जितना ज्यादा यूज करोगे कोड में, वैसे वैसे आप सीखते चले जाओगे, ठीक है। तो ईट सैंपल, इस सैंपल में फीचर की वैल्यूज को फीचर वेक्टर कहते हैं। तो बताओ इस सैंपल में फीचर की वैल्यूज कौन कौन है? 5 है पहले फीचर की वैल्यू, और 7 है दूसरे फीचर की वैल्यू, ठीक है। तो यही क्या कहलाएगा? फीचर वेक्टर। यानी कि अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊं, तो इस पिक्चर में ये तो हमारा सैंपल है, ये पूरा सैंपल है, और इसी पिक्चर में अगर मैं आपसे कह दूं इतना हिस्सा, सिर्फ इतना हिस्सा, इतना हिस्सा क्या कहलाएगा? फीचर वेक्टर। ये मेरा फीचर वेक्टर है। तो सीधी सी बात है, जितने सैंपल होंगे उतने फीचर वेक्टर होंगे। तो अगर कोई आपसे बोले सैंपल और फीचर वेक्टर में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बताएंगे उसे? सैंपल और फीचर वेक्टर में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बताएंगे? सैंपल में टारगेट भी इंक्लूड होता है। अगर मैं सैंपल में टारगेट हटा दूं तो जो बचा वो फीचर वेक्टर। फिर सुनो, सैंपल में फीचर भी होता है, फीचर की वैल्यूज भी होती है और टारगेट की वैल्यू भी होती है। अगर मैं टारगेट वैल्यू को हटा दूं और सिर्फ फीचर की वैल्यू ही मैं बोलूं, तो मैं बोलूंगा मेरे पास ये फीचर वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर सबका मतलब होता है एरे या लिस्ट या टपल। तो एरे ऑफ फीचर वैल्यू क्या कहलाएगा? हमारा फीचर वेक्टर कहलाएगा, ठीक। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, फीचर वेक्टर का मतलब है ऑल फीचर वैल्यू इन ए सैंपल। मैं लिख देता हूँ, इट विल नॉट इंक्लूड टारगेट वैल्यू। मैं एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ। तो अगर ये एक सैंपल है, तो इस सैंपल में फीचर वेक्टर से इतना होगा। तो पहला फीचर वेक्टर हो गया 5,7, दूसरा फीचर वेक्टर हो गया जो भी है आपका 3.5 और 6, ऐसे करके डॉट डॉट डॉट। तो ये पहला फीचर वेक्टर है, ये दूसरा फीचर वेक्टर है, ये तीसरा, ये चौथा। तो जितने सैंपल होंगे उतने फीचर वेक्टर बनेंगे। फीचर मैट्रिक्स, फीचर मैट्रिक्स का मतलब होता है एरे ऑफ फीचर वेक्टर। तो मैंने बोला एरे, दिमाग के अंदर कोई पिक्चर आनी चाहिए, जब तक नहीं आएगी तब तक कोई फायदा नहीं है। एरे ऑफ फीचर वेक्टर, यानी कि इन फीचर वेक्टर को भी मैं कहाँ स्टोर कर दूं? एक एरे के अंदर। तो एक एरे बनाओ, और इस एरे के अंदर कौन आना चाहिए? पहला फीचर वेक्टर, दूसरा फीचर वेक्टर, तीसरा फीचर वेक्टर, चौथा फीचर वेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से एरे ऑफ फीचर वेक्टर, तो सोचकर देखो, एक ऐसा एरे जिसके अंदर के एलिमेंट भी एरे हों, तो ऐसे एरे को क्या बोलते हैं? 2D एरे या मैट्रिक्स। फिर सुनेंगे, ऐसा एरे जिसका हर एलिमेंट भी एक एरे होता है,
ऐसे एरे को 2D एरे या मैट्रिक्स कहते हैं। इसलिए क्या बोला इसे हमने, फीचर को, सारे फीचर को कंटेन करने वाली मैट्रिक्स। तो ये जो 2D एरे क्या कहलाएगा, ये हमारा इस 2D एरे को क्या बोलते हैं, फीचर मैट्रिक्स कहते हैं।